क्या करूं यार, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि तुम्हें तो टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बच्चा हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें बच्चा हो सकता है, बिकॉज़ तुम्हारे अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब तो पूरे ख़राब हो चुके हैं। फैलोपियन ट्यूब पूरी ब्लॉक्ड है, अंडाशय पूरे ख़राब हैं। अब तुम्हें नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं हो सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी ही हो सकता है। मैं तो बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन मेरे पे आने वाला है। मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से ही बच्चा रखने के लिए बोला है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी, यानी कि आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, यानी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए जो सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी। आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कौन से ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जिनमें आपको फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, कई बारी या स्पेशली ऐसे कपल्स जो फर्टिलिटी सीख कर रहे हैं या बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में उनको ये पता चलता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस हो गया है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई या PID, और उस डिज़ीज़ की वजह से उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है या PID क्या होता है, ये फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसको ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होती है एक गर्भाशय की, अंडाशय की, गर्भाशय के पिछले वाले हिस्से की एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जो अंडाशय को, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ख़राब करती है। अंडाशय जो होता है वो गर्भाशय से जाके चिपक जाता है। जो आसपास के स्ट्रक्चर होते हैं, आंतें होती हैं, और किडनी से जो एक नली निकलती है यूरेटर, उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो यूरेटर के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। कई बार उसके कारण किडनी की भी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, किडनी पे भी लोड आता है, जोर आता है। सो फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें गर्भाशय की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट, यानी कि एंडोमेट्रियम, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये एक गर्भाशय है जिसको मैंने ड्रॉ किया है। ये गर्भाशय होता है, इसके दोनों साइड में, राइट एंड लेफ़्ट में अंडाशय होते हैं, और दोनों साइड पे फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यानी कि जिनको हम नसें बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से बच्चा कैसे ठहरता है मैं आपको समझाती हूँ। हर एक औरत की जो साइकिल होती है, यूजली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 डेज़ की होती है, जिसमें से कि अंडाशय में साइकिल जब स्टार्ट होता है तो अंडे बनने चालू होते हैं। उनमें से एक अंडा ग्रो होकर 18 to 20 मिलीमीटर का बनता है। ये अंडा यूजली, अगर देखा जाए किसी औरत का साइकिल है अगर 28 डेज़ का, तो उस औरत में अंडा 14 डे पे रप्चर होता है। ये अंडा रप्चर होके नसों में जाता है, और नसों में जाने के बाद ये अंडा जाता है, और जब रिलेशनशिप बनाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो स्पर्म जो होता है सर्विक्स के थ्रू यहाँ आके यूट्रस में, ये फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, यहाँ से जाके ये स्पर्म और अंडा मिलता है और यहाँ पे भ्रूण बनता है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रही या अंडाशय से अंडा नहीं बना या कुछ दिक्कत हो गई तो डेफिनेटली अंडा नहीं रप्चर होगा, और अगर अंडा रप्चर नहीं होगा तो डेफिनेटली गर्भ नहीं ठहरेगा। या फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड रही तो स्पर्म और अंडे मिलेंगे नहीं और भ्रूण नहीं बनेगा और गर्भ नहीं ठहरेगा। सो एंडोमेट्रियोसिस में यूजली क्या होता है कि सबसे कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस होती है ओवरी में, यानी कि ओवरी में कुछ गांठें बन जाती हैं। उन गांठों के कारण ओवरी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो ख़राब होती है। अगर सपोज़ ये गांठ यहाँ पे बन गई ओवरी में, तो ये गांठ के कारण अंडाशय जाके गर्भाशय की पिछले हिस्से में जाके चिपक जाता है। इसके कारण उसमें जो नॉर्मल अंडे बनते हैं वो एक तो बनना बंद हो जाते हैं, और अगर नॉर्मल अंडे बन भी रहे हैं तो ओवरी की जो एनाटमी होती है, यानी कि एक नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो इतनी डिस्टॉर्ट हो जाती है कि वो अंडा कई बार रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब तक भी नहीं जा पाता है। ये सारे रीज़न्स होते हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस में पेशेंट्स की फर्टिलिटी ख़राब करते हैं और उनको इनफर्टाइल बनाते हैं। सो ये तो हमने एंडोमेट्रियोसिस को समझा।
इसके अलावा एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की बात करते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, वो भी अंडाशय के एनाटमी को ख़राब करती है, या फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं उनकी नॉर्मल एनाटमी को ख़राब करता है। उनको पोस्टीरियर यानी कि यूट्रस के पिछले हिस्से से जाके ये सारी चीज़ें चिपक जाती हैं, तो उनकी एनाटमी ख़राब होने के कारण उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग ख़राब होती है, और ऐसे पेशेंट्स में उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। अब अगर एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपको कोई भी ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट जो इस डिज़ीज़ से फ्रिक्वेंटली डील करते हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस को अगर देखा जाए तो कुछ एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करने में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो बेसिकली लैप्रोस्कोपिक माध्यम से यानी दूरबीन माध्यम से इस डिज़ीज़ को कम करते हैं या हटाते हैं, जिससे अंडाशय की नसों की एंड गर्भाशय की जो एक एनाटमी होती है, यानी कि एक जो नॉर्मल उनकी फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल पोजीशन होती है, उस पोजीशन को नॉर्मल लाया जाता है। और जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग में आ जाते हैं तो जो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो भी नॉर्मल आ जाती है। सो एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो सबसे बेस्ट तरीके से उसको दूरबीन माध्यम से किया जाना चाहिए। कौन इस सर्जरी को कर सकता है? डेफिनेटली एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो इस सर्जरी में स्किल्ड है, जो मल्टीपल एनाटमिकल वेरिएशन को या उनकी डिस्टॉर्टेड एनाटमी को डील कर सकते हैं, या अगर आंतों में कुछ प्रॉब्लम हुई है या अगर यूरेटर इन्वॉल्व हुआ है, उन सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। ऐसे स्किल्ड सर्जन को आपको कांटेक्ट करना चाहिए एंड गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड। सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही एक तरीका नहीं है ऐसे केसेस में गर्भधारण का। आप पहले अपनी कंडीशन को अच्छे से समझिए, उसकी स्टेज को जानिए, उसके बाद उस सर्जरी को आप डेफिनेटली करा के आप अपनी नॉर्मल एक फंक्शनिंग ला सकते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एंड डेफिनेटली आपको नॉर्मल तरीके से बच्चा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू as many as needy couples and ladies so that they also get benefited, and thank you so much.